जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी की पराजय में और भारतीय जनता पार्टी की जीत में स्मृति ईरानी नायिका थी। संग्राम स्मृति ईरानी पर नहीं है। अच्छा। वो किताब एक राजनीतिक पत्रकार होने के नाते मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी के 100 वर्षों से अधिक के इतिहास में राहुल गांधी पहले ऐसे अध्यक्ष थे जो पद पे रहते हुए हार गए। कि राहुल गांधी से भी बात हो और इस बात में उनकी राय भी शामिल की जाए, तभी तो किताब मुकम्मल होती। तो आपको क्या लगता है राहुल? थोड़ा अपना रास्ता चेंज किया और अब मैं पॉलिटिक्स ऑफ कल्चर पे लिखता हूँ। अच्छा, पॉलिटिक्स ऑफ कल्चर, संस्कृति में क्या दांव पे चलते हैं, और आपको जानकर अच्छा भी लगेगा और आश्चर्य भी होगा कि जो संस्कृति में दांव पे चलते हैं वो राजनीति के दांव पे से बहुत अलग और बहुत सॉलिड चलते हैं। संस्कृति में जो खेल होते हैं या जिस प्रकार से एक दूसरे को स्थापित या विस्थापित करने का विमर्श चलता है, वो राजनीति के विमर्श से कहीं ज्यादा महीनी से खेला जाता है। मुंगेर और जमालपुर और इन सब जो पूरा अंग का इलाका है, उसको सिर्फ गन के लिए नहीं जाना जाता है, कर्ण के लिए भी जाना जाता है, योग विद्यालय के लिए भी जाना जाता है, RDNDJ कॉलेज के लिए भी जाना जाता है, और कष्टहरनी घाट के लिए भी जाना जाता है, लाल दरवाजा के लिए भी जाना जाता है, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप के लिए भी जाना जाता है। दिक्कत क्या हुई कि मीडिया में जब हम लोग हैं तो हमें नेगेटिव चीजें बहुत आकर्षित करती हैं जी। तो वहां जब गन फैक्ट्री बंद हुई और उसके कारीगर बेरोजगार हुए, तो लोगों ने, उन कारीगरों ने अपने रोजगार का कोई उनको वैकल्पिक साधन नहीं मिला, तो वो कट्टा बनाने के काम में लग गए। और फिर पूरे देश भर में उसका एक कारोबार शुरू हुआ जब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार इन चीजों के लिए नहीं तस्करी का खुला था। तो वहां से मुंगेर की थोड़ी बदनामी हुई और बदनामी अब तक चल रही है। पर मुंगेर से बहुत सारे लोग लिखने वाले भी सामने आए। राष्ट्रकवि दिनकर भी तत्कालीन मुंगेर जिले के ही थे, आलोक धनवा जी मुंगेर जिले के हैं। तो ये बहुत ही, वहां पर बहुत प्राचार्य कपिल वहां रह चुके हैं, बहुत सारे लोग वहां हुए हैं। लेकिन अब ठीक है, उसी में मैं आखिरी पायदान पर मैं भी हूँ और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ लिखूं, कुछ पढ़ूं। यही कोशिश। तो मैं अक्षय कुमार की तरह नहीं कर पाता कि 40 दिन में एक फिल्म कर लिया, मुझे थोड़ा टाइम लगता है। बहुत सारे हमारे मित्र हैं, साल में 4 किताबें लिख लेते हैं, लेकिन मुझसे नहीं होता। क्योंकि कहिए कि इसको प्री बुक करें और फिर पढ़ें और फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ये OTT पर आधारित किताब है। OTT मतलब जो आप वेब सीरीज देखते हैं, ओवर द टॉप, इसलिए इसका नाम है। और आप लोग प्री बुक करिए, आप इस किताब को पढ़िए। एकदम अछूते और नए विषय पर लिखी गई किताब। नमस्कार, मैं चंदन कुमार। स्वागत है आपका अंग महाजनपद के सबसे पुराने और भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म अंगवानी पर। आज हम बात करेंगे अंग महाजनपद के मुंगेर जिले की। मुंगेर नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता होगा गोली, बंदूक, कट्टा। लेकिन जैसा कि आपको पता है, हमारी कोशिश रहती है हम उस इलाके की जो पॉजिटिव चीज है, जिससे आप रूबरू नहीं होते, क्योंकि क्या करें, खबरों में ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं, मुंगेर तो बंदूक, भागलपुर तो दियारा, आतंक। तो हम आपको पॉजिटिव चीज लाएंगे, गन से दूर कलम की बात, गन से दूर पेन की बात। हमारे मुंगेर जिले से अनंत विजय जी, जो मुंगेर से चलकर दिल्ली तक पहुंचकर पत्रकारिता में तो उन्होंने अपना एक स्थान बनाया ही। राष्ट्रीय फिल्म क्रिटिक का अवार्ड भी विनर है, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है इनको, और 13 किताब लिख चुके हैं, और 14वीं किताब ये मार्केट में आने वाली है, जिसकी प्री बुकिंग जारी है। तो आप समझ सकते हैं। तो हम ऐसी चीजों से आपको रूबरू कराना चाहते हैं, हमारे क्षेत्र की विशेषता क्या है। तो अनंत जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद चंदन जी आपका। तो आपकी जो किताब आ रही है उसके लिए तो सबसे पहले शुभकामनाएं। क्या है ये किताब OTT का मायाजाल? अब आप अपने दर्शकों को कहिए कि इसको प्री बुक करें और फिर पढ़ें और फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ये OTT पर आधारित किताब है। OTT मतलब जो आप वेब सीरीज देखते हैं, ओवर द टॉप, इसलिए इसका नाम है। और आप लोग प्री बुक करिए, आप इस किताब को पढ़िए। एकदम अछूते और नए विषय पर लिखी गई किताब है। बाकी चंदन जी के साथ अंगवानी प्लेटफॉर्म पर कभी और इस किताब पर 1 नवंबर के बाद हम चर्चा करेंगे, तब इसके कंटेंट पे। चंदन जी ने आज मुंगेर पर चर्चा करने के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया है, तो मुझे अच्छा लगेगा चंदन जी की अंगवानी पर आप हमारे
प्रदेश के, हमारे जिले के, हमारे शहर के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये आपने अनंत जी बहुत सुन के एक अच्छी चीज बताई, शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि OTT का फुल फॉर्म ओवर द टॉप होता है। ओवर द टॉप बिल्कुल, मतलब ये अलग बिल्कुल है ना कि एक मुंगेर जो जाना जाता है बंदूक गन, और आप जो एक पेन लेके चले हुए हैं। देखिए, मुंगेर और जमालपुर और इन सब जो पूरा अंग का इलाका है, उसको सिर्फ गन के लिए नहीं जाना जाता है जी, कर्ण के लिए भी जाना जाता है, योग विद्यालय के लिए भी जाना जाता है, RDN DJ कॉलेज के लिए भी जाना जाता है, और कष्टहरनी घाट के लिए भी जाना जाता है, लाल दरवाजा के लिए भी जाना जाता है, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप के लिए भी जाना जाता है। दिक्कत क्या हुई कि मीडिया में जब हम लोग हैं तो हमें नेगेटिव चीजें बहुत आकर्षित करती हैं जी। तो वहां जब गन फैक्ट्री बंद हुई और उसके कारीगर बेरोजगार हुए, तो लोगों ने, उन कारीगरों ने अपने रोजगार का कोई उनको वैकल्पिक साधन नहीं मिला, तो वो कट्टा बनाने के काम में लग गए। और फिर पूरे देश भर में उसका एक कारोबार शुरू हुआ, जब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार इन चीजों के लिए नहीं तस्करी का खुला था। तो वहां से मुंगेर की थोड़ी बदनामी हुई, और बदनामी अब तक चल रही है। पर मुंगेर से बहुत सारे लोग लिखने वाले भी सामने आए। राष्ट्रकवि दिनकर भी तत्कालीन मुंगेर जिले के ही थे, आलोक धनवा जी मुंगेर जिले के हैं। तो ये बहुत ही, वहां पर बहुत प्राचार्य कपिल वहां रह चुके हैं, बहुत सारे लोग वहां हुए हैं। लेकिन अब ठीक है, उसी में मैं आखिरी पायदान पर मैं भी हूँ, और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ लिखूं, कुछ पढ़ूं। यही कोशिश थी हमारी, यही कोशिश रहती हमारी कि हम आपको बताएं जो आप सुने हैं उससे अलग, कि मुंगेर या जो अंग इलाका है वो सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से बहुत समृद्ध इलाका है। तो जो आप सुनते आए हैं उससे अलग। अब एक किताब, ये आपकी 14वीं किताब है ना जी जी। तो आपने तो जितनी जानकारी, हमें सौभाग्य भी मिला आपके साथ काम करने का, हमने काम किया था, तो आप तो किताब तब से लिख रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है 2001 में मेरी पहली किताब आई थी, अगर मुझे ठीक से याद है तो 2001 में आई थी किताब। तो 21वीं सदी से लिखना आरंभ किया मैंने। 21वीं सदी? जी जी जी। और फिर विभिन्न विषयों पे लिखता गया, और अब क्या है कि मैं थोड़ा ठहर के लिखता हूँ, और कुछ ऐसे विषय उठाकर लिखने का प्रयास करता हूँ जिसके बारे में किताब नहीं हो। अब जैसे यही किताब जो आपके हाथ में है, ओवर द टॉप, ये एक नया फेनोमेना है मनोरंजन का भारत में। इस पे अभी कहीं किताबें नहीं है। मैं बहुत सारे विश्वविद्यालय में, बहुत सारे सभा सेमिनारों में जाता था, तो मुझे लगा कि इस विषय पर कोई मुकम्मल अध्ययन नहीं हुआ है। 2-2.5 साल लगे मुझे। अच्छी किताब आपने 2-2.5 साल? जी। इसके पहले अमेठी संग्राम आई थी मेरी दिसंबर 2020 में, उसके बाद अब ये आई है 3 साल बाद। तो मैं अक्षय कुमार की तरह नहीं कर पाता कि 40 दिन में एक फिल्म कर लिया, मुझे थोड़ा टाइम लगता है। बहुत सारे हमारे मित्र हैं, साल में 4 किताबें लिख लेते हैं, लेकिन मुझसे नहीं होता, क्योंकि नॉन फिक्शन का जो जॉनर है वो थोड़ा आपसे डिमांड करता है। फिक्शन आप जल्दी लिख सकते हैं, पर नॉन फिक्शन में आपको तथ्यों की 1 बार 2 बार 3 बार जांच करनी पड़ती है। तो उस लिहाज से मैं संतुष्ट रहता हूँ कि 2-3 साल में एक किताब आ जाए तो अच्छा रहता है। तो ये किताब किस चीज के बारे में? ओवर द टॉप OTT का मायाजाल क्या है, इसमें क्या है? देखिए, ये जो पुस्तक है, वैसे तो सिनेमा की कहानी की तरह अपने पुस्तक का वो खोलना नहीं चाहिए मुझे रिलीज के पहले। और अभी जैसा आपने बताया कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और तमाम ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इसकी प्री बुकिंग चल रही है, और आप चूंकि घर के व्यक्ति हैं, और अंगवानी पहला प्लेटफॉर्म है जिसको मैंने इस पुस्तक पर इंटरव्यू के लिए, आपने सबसे पहले संपर्क किया, और मुझे लगा कि मैं घर जा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने अंगवानी को समय दे दिया। अभी हमारे प्रकाशक ने मना किया हुआ किसी से बात करने के लिए। बता सके उतना ही। नहीं, मैं उतना ही मैं बता दूंगा। अरे घर की बात है, इसमें बताने की क्या है। ये कोरोना महामारी के दौर में आपने देखा होगा चंदन जी की OTT प्लेटफॉर्म बहुत लोकप्रिय हुआ। OTT का ही फुल फॉर्म है ओवर द टॉप। और OTT प्लेटफॉर्म कैसे शुरू हुआ, कहाँ तक पहुंचा, किसने शुरू किया, इसकी क्या संभावनाएं भारत में थी, कोरोना महामारी के समय कैसे आया, भारतीय फिल्मों के लिए ये कैसे चुनौती है, इसके लिए कोई विनियमन या रेगुलेशन है या नहीं है, तो इन तमाम चीजों को परखते हुए, और OTT को लेकर भारत में क्या नियम है और पूरी दुनिया के देशों में क्या नियम है, इन सब चीजों का एक तुलनात्मक अध्ययन, और प्लस
अगर आपको ओटीटी में किस प्रकार से एजेंडा चलाया जाता है, ओटीटी किस प्रकार से राजनीतिक हथियार बन गया, इन सारी चीजों पर मैंने कोशिश किया है कमोवेश इसको दिखलाने की। और मुझे लगता है कि इसमें उन सारी टेक्निकल चीजों की भी, और जो 3 लेयर्ड रेगुलेशन अभी भारत सरकार ने लागू किया है स्वनियमन का, वो प्रक्रिया कैसे चली वो भी एक अध्याय में पूरा उसका विस्तृत विवरण है। कैसे इंडस्ट्री ने रिएक्ट किया, कैसे इंडस्ट्री ने सुझाया कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो ये सारी चीजों का एक मिश्रण है, लेकिन ज्यादा इसमें ओटीटी पर चलने वाले कंटेंट और उस कंटेंट के पीछे की मानसिकता पर लिखा है। मतलब ओटीटी का पोस्टमार्टम किया आपने एक तरह से। पोस्टमार्टम तो मृत्यु के बाद होता है, ये तो मैंने जीवित विधा के बारे में लिखा है, और ये विधा इवॉल्व कर रही है अभी। तो मुझे लगता है कि पोस्टमार्टम कहना उचित नहीं होगा। एक ऐसी विधा को, एक ऐसी जिंदगी पर मैंने लिखा है जो अभी भारत में इवॉल्व कर रही है, और उसे बड़ा लंबा सफर तय करना है। तो इससे पहले आपने अमेठी संग्राम भी लिखा, और मुझे लगता है कि आपने हर फील्ड मतलब हर सब्जेक्ट पे लिखा है। पॉलिटिक्स, ओटीटी, एंटरटेनमेंट हो गया, और आपको फिल्म क्रिटिक का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे इलाके से ऐसी शख्सियत है जिनको कि फिल्म क्रिटिक का नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। तो इन सब में आपकी रुचि मतलब किसी में ज्यादा है, या जैसे आपने तो कभी पॉलिटिक्स में भी लिख दिया, स्मृति ईरानी जी पर भी आपने क्यों किताब लिख दिया, अमेठी संग्राम, फिर आप ये ओटीटी, एंटरटेनमेंट, फिल्म क्रिटिक का रिव्यू। आप क्या हरफन मौला खिलाड़ी है, जब हर जगह बैठ घुमाते हैं, या कुछ? चंदन जी, आपके साथ मैंने काम किया, आपको पता है मैं मूलतः पॉलिटिकल जर्नलिस्ट था, लेकिन पॉलिटिक्स पर मैं लिखता था पहले। लेकिन जब पॉलिटिक्स पर लिखने वाले बहुत सारे लोग हो गए, तो 2012 के आसपास मैंने तय किया कि अब मैं राजनीति पर नहीं लिखूंगा। अच्छा। तो मैंने राजनीति पर लिखना छोड़ दिया। तब मैंने सिनेमा पर और कल्चर पर लिखना शुरू किया। वो लंबा समय लिखा कल्चर, अब भी कल्चर पे ही लिखता हूँ और सिनेमा पे ही लिखता हूँ। लेकिन अब थोड़ी सी फिर मैंने एक थोड़ा अपना रास्ता चेंज किया, और अब मैं पॉलिटिक्स ऑफ कल्चर पे लिखता हूँ। अच्छा, पॉलिटिक्स ऑफ कल्चर, संस्कृति में क्या दांव पे चलते हैं। और आपको जानकर अच्छा भी लगेगा और आश्चर्य भी होगा कि जो संस्कृति में दांव पे चलते हैं वो राजनीति के दांव पे से बहुत अलग और बहुत सॉलिड चलते हैं। संस्कृति में जो खेल होते हैं, या जिस प्रकार से एक दूसरे को स्थापित या विस्थापित करने का विमर्श चलता है, वो राजनीति के विमर्श से कहीं ज्यादा महीनी से खेला जाता है। क्योंकि राजनीति में कई बार क्या होता है कि कम पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, और वहां तो सब विद्वान हैं। तो उन विद्वानों के अंदर की जो राजनीति होती है उसको पकड़ना, वो मेरे लिए भी एक चुनौती होता है कि इस कदम का क्या मतलब है, इसको कैसे देखा जाना चाहिए। तो ये सब चीजों में मजा आता है, और मैं 8-10 साल बाद कुछ करने के बाद बोर हो जाता हूँ। तो आप इसमें ये सवाल आपका था कि आपने बीच में स्मृति ईरानी पर किताब लिख दिया, तो मैं आपको बताऊं कि ये किताब अमेठी संग्राम स्मृति ईरानी पर नहीं है। अच्छा। वो किताब एक राजनीतिक पत्रकार होने के नाते मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी के 100 वर्षों से अधिक के इतिहास में राहुल गांधी पहले ऐसे अध्यक्ष थे जो पद पे रहते हुए हार गए। अच्छा। तो मुझे लगा इस बात की पड़ताल करनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी की पराजय में और भारतीय जनता पार्टी की जीत में स्मृति ईरानी नायिका थी, तो लोगों को लग सकता है कि वो स्मृति ईरानी पर, और कवर पर भी है उनका फोटो। मैंने प्रयास किया था कि राहुल गांधी से भी संपर्क हो। राहुल गांधी के दफ्तर में राहुल गांधी के करीबी लोगों को मैंने बहुत मैसेज किए, बहुत संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन समय नहीं मिल पाया। अन्यथा कवर पर स्मृति जी के साथ राहुल जी भी होते हैं। अच्छा, आपने संपर्क करने की कोशिश की? बहुत प्रयास किया, मेरे पास रिकॉर्ड है जो मैंने जिन लोगों से प्रयास किया था, और मुझे मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे समय नहीं मिल पाया। मैं चाहता था कि राहुल गांधी से भी बात हो और इस बात में उनकी राय भी शामिल की जाए, तभी तो किताब मुकम्मल होती। तो आपको क्या लगता है, राहुल गांधी जी तो आजकल जो देखते हैं तस्वीरें आती, वो कहीं मतलब इतने लगता है कि वो बहुत सुलभ है आम लोगों के लिए। कभी आज मंडी चले जाते हैं, कभी ट्रक में बैठ जाते हैं। आपको समय नहीं मिल पाना या कुछ ऐसा, इसमें कुछ आपको लगता होगा चंदन जी, आप अंगवानी के लिए उनसे समय लेके देखिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना मुश्किल है। मैं तो आपके अंगवानी पर आपकी तरफ से भी अनुरोध कर रहा हूं राहुल जी से कि आपको समय दे दें वो,
आप एक बहुत अच्छा इंटरव्यू करें जिसमें बिहार को लेकर उनके विजन पर बात हो, अंग को लेकर उनके विजन पर बात हो। अच्छा, मतलब लोगों समय के मिलना लिए मुश्किल सुलभ, लोगों के लिए सुलभ दिखना जी। और लोगों के लिए सुलभ होना बुनियादी अंतर है। हाँ, जब आप कह रहे हैं आपने इतनी कोशिश करी उनसे बात करने तो में, 3-4 साल हो गए उनके सारे उस वक्त के करीबी लोगों से, अब तो उनमें से कई करीबी उनके रहे भी नहीं उनकी पार्टी में, जी। तब उनसे भी हमने संपर्क किया था कि भाई 5 मिनट का समय दिला दो, 10 मिनट का समय दिला दो, लेकिन किसी ने मेरे एसएमएस को एक्नॉलेज भी नहीं किया। 2 व्यक्तियों को छोड़कर कि हम प्रयास कर रहे हैं, आपको समय दिलवाएंगे। और मैंने उनके तुगलक रोड दफ्तर के जो डायरेक्टरी में फोन नंबर है उस पर भी फोन करके समय अपना नाम लिखवाया था, लेकिन मैं अभी तक प्रतीक्षा कर रहा हूं। और अब भी मैं आशान्वित हूं कि अगर उनका पक्ष मिल जाए तो मैं इसका नया संस्करण कर दूंगा। देखते हैं, उम्मीद है जैसा कि आजकल देखते हैं राहुल गांधी जी किन्हीं का वीडियो देखकर या तो उनको बुला लेते हैं या देखते हैं इसमें। काश अंगवानी को देखकर मुझे समय दे दें तो बहुत अच्छा होगा चंदन जी। तो अच्छा, ये एक बड़ी नई चीज पता चली। अच्छा, जो अमेठी का संग्राम था वो किताब आपने इस चीज पे लिखी थी कि कैसे कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए और कितना मैं अभी आपको वो किताब तोहफा दूंगा, आप पढ़ के देखिएगा। खरीदा। अच्छा, तो आप उसको उसमें देखिए, उसमें इसी बात की पड़ताल की गई है कि आखिरकार जो तथाकथित गढ़ था, मैं जानबूझ के तथाकथित उपयोग कर रहा हूँ, अच्छा, गांधी परिवार का या कांग्रेस का, क्योंकि हिंदी के लोग कहते हैं कि गांधी परिवार का गढ़ था। जी, हम लोग भी यही सुनते हैं कि अमेठी गढ़। हम भी लिखते रहे थे वहां जाने के पहले। अच्छा। और बैस्टियन ऑफ गांधी फैमिली अंग्रेजी वाले लिखते रहे। वहां जाने के बाद मुझे लगा कि ऐसा कुछ था नहीं, विकल्पहीनता की स्थिति में लगातार वो लोग जीतते रहे थे। तो देखते हैं, आप भी ऐसा मानते हैं? वो मेरे तो शोध का निष्कर्ष भी यही है। अच्छा, कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कभी गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ा। एक बार संजय सिंह ने गंभीरता से चुनाव लड़ा, जीत गए। उस अगले चुनाव में सब गायब हो गए, वहां से भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई दिखा ही नहीं, बड़े से बड़ा नेता नहीं दिखा वहां। पहले जब इतनी बात हो ही गई तो अब 2024 भी नजदीक, इस पे भी पूछ लेते हैं अमेठी के बारे में। अब कह रहे हैं कांग्रेस की तरफ से बहुत, वो लोग काफी जोश में है कि शायद अमेठी राहुल गांधी फिर आ जाएंगे, जीत जाएंगे। क्या लगता है आपको? देखिए, मैं अभी पिछले कई वर्षों से अमेठी गया नहीं हूं, लेकिन अमेठी के लोगों के संपर्क में हूं जी। और जब स्मृति ईरानी जीती थी तब अमेठी के 2500 बूथों पर, 2500 से अधिक बूथों पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन नहीं था। बहुत तात्कालिकता में सब लोग खड़े किए गए। अच्छा। इस वक्त हर बूथ पर उनके कम से कम 6 कार्यकर्ता ऐसे हैं जो बहुत सक्रिय हैं। तो मतलब कहते तो लोग ये हैं कि कम से कम वहां पर 20-20, 30-30 लोग हैं एक बूथ पर उनके, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। अच्छा, तो मतलब 60-70 हजार लोग उनके। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सांगठनिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत मजबूत हुई है पिछले 6 वर्षों के दौरान। और परिणाम, जो चुनाव परिणाम देखिए, बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। लेकिन आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए तो मैं उस प्रश्न का उत्तर दे दूंगा जो आपने पूछा था, क्या राहुल जी अमेठी से लड़ेंगे 2024 का चुनाव? जैसी चर्चाएं चल रही, मुझे क्या पता है, मैं ये पूछूंगा। अब चर्चाओं पर कैसे आकलन होगा ये बताइए, क्योंकि राहुल जी ने अमेठी के दौरे कम कर दिए हैं। राहुल जी ने एक समय बयान दे दिया था कि दक्षिण भारत के लोग ज्यादा समझदार होते हैं उत्तर भारत के लोगों से। वायनाड उनकी पहली पसंद बनी हुई है ना। ऐसे में मुझे मालूम नहीं है कि राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, मालूम हमें भी नहीं है। हाँ, और अगर राहुल गांधी और स्मृति जी का मुकाबला होता है तो सांगठनिक रूप से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो हालत है उसमें स्मृति जी का राहुल जी के मुकाबले पलड़ा भारी दिखता है मुझे, क्योंकि वो इमोशनल जो कनेक्ट था गांधी परिवार के साथ, जिसके आधार पर लोग बैस्टियन कहते थे उसको, वो राजीव गांधी तक था, ये ऐसा मुझे महसूस हुआ। उसके बाद जब वहां से बाउंसर कल्चर चलने लगा ना, कि जनता और नेता के बीच में बाउंसर्स आ गए, तो थोड़ा उसने बाधा पहुंचाई है। ठीक है, चलिए फिर आते हैं हम अपने इसी पे। अच्छा हुआ हमने अमेठी और राहुल गांधी और स्मृति ईरानी सब पे बात करी। ये बताइए सर, आप तो एक
बहुत बड़े पद पे भी हैं पत्रकारिता में, इतना समय मैनेज करना मुश्किल नहीं होता कि वो ऑफिस के भी काम देखना, फिर किताब भी लिखना? अगर आप अनुशासित हैं तो समय आपको मिल जाएगा। अनुशासित हैं तो मतलब जैसे क्या? अनुशासित है कि मतलब मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। अच्छा, 5 से 7 तो हमारा ही समय है ना, उस समय कोई फोन भी नहीं करता। तो 5 से 7 आप क्या करते हैं? पढ़ना, लिखना, अखबार पढ़ना, वह 2 घंटा काफी होता है आपके लिए। अगर 2 घंटा नियमित आपके पास है तो दिक्कत नहीं होगी करने में। आप अपनी प्राथमिकताएं तय कर लीजिए। मैं कभी आपको दिल्ली में किसी पार्टी में नहीं मिलूंगा, मैं आपको किसी राजनेता के साथ नहीं आपसे मिलूंगा। पुरस्कार समारोह में मिलते हैं जहां आपको पुरस्कार मिलता है? नहीं, मुझे ये थोड़ी सी मेरे साथ दिक्कत हो गई है, क्योंकि मुझे अब तक कुल जमा 3 पुरस्कार मिले हैं। तो फिर भी लेकिन वो मेरी पुरस्कारों- शुरुआत ही नेशनल अवार्ड से हुई, स्वर्ण कमल से, तो लोगों को लगता है कि बहुत पुरस्कार मिल गए हैं। अच्छा। मुझे चंदन जी कुल जमा 3 पुरस्कार मिले हैं, नेशनल अवार्ड, गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड और फादर कामिल बुल्के अवार्ड। तो सारे- अब ये तीनों पुरस्कार बड़े हैं, अब ये मेरा सौभाग्य है। वही करो। तो बस इसी 3 में मैं आपको दिखूंगा, इस और पुरस्कार ही नहीं मिले तो कैसे कह सकते हैं कि सारे पुरस्कार समारोह में? ये तीनों पुरस्कार ऐसे हैं जो कि काफी प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं जी। ये जो ओटीटी है, जी। ये तो किताबों की, इसके बारे में हम बहुत कुछ नहीं बता सकते। आपको क्या लगता है ओटीटी आजकल कितना प्रभावित करता है हम आम जनमानस को या किसी खास आयु वर्ग के लोगों को? आप नहीं, मैं इस किताब के बारे में लिखते हैं। बता सकता हूँ, लेकिन चूंकि आपने अभी नहीं पढ़ा, ये पहली प्रति आपके हाथ में है, जी। तो ओटीटी, देखिए मुझे लगता है कि ओटीटी जनमानस को कितना प्रभावित कर रहा है जी। क्योंकि जिस प्रकार से ओटीटी के स्क्रिप्ट में अच्छा, अब आप बताइए जी। कि कोई ओटीटी पर कोई फिल्म आई और वो फिल्म खेल पर हो और उसमें एक संवाद हो, वो आएंगे, तुम्हारी हत्या कर देंगे और भारत माता की जय के नारे लगाकर चले जाएंगे। क्या समझ में आया किसके बारे में बात हो रही है? जी। ठीक है, जी। स्पष्ट है। हाँ, ठीक है। एक फिल्म आ रही है अभी संजय मिश्रा की, या रिलीज हो गई, जी। उसमें दलित और ब्राह्मण के बीच का वो दिखाया गया संघर्ष, और ब्राह्मणों का दलितों को लेकर जो दुर्भावना है उसको चित्रित किया गया स्कूल में एडमिशन को लेकर। दलित की पिटाई ब्राह्मण कर रहा है, उसके सर पर उसके जूता रखा हुआ है और नारा ये लग रहा है, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय। क्या बताना चाहता है फिल्मकार? हाँ, ठीक है, मकसद तो दिख रहा है। स्पष्ट है। जी, ठीक है। आप वेब सीरीज पर चलने वाले सीरीज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं, उसमें एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले से कहता है कि तुम्हारा नाम, तुम्हारे समुदाय का नाम एम से शुरू होता है, तुम्हें तो ऐसे ही पकड़ के बंद कर देंगे। क्या कहना चाहते हैं? एक सीरीज ऐसा आता है जिसमें एक मुस्लिम फैमिली है और वो थाने के बाहर किसी चीज को लेकर, अपनी किसी मांग को लेकर धरने पे बैठा हुआ। 2 पुलिस वाले जाते हैं, वो आपस में बात करते हैं और उसको बड़ी अपमानजनक भाषा में उनके समुदाय के लिए कहते हैं कि ये लोग ऐसे ही चले आते हैं, रोज रोज देश को बर्बाद। क्या आपको नहीं लगता चंदन जी कि एक बहुत बड़े वर्ग को, भारत के जो मुस्लिम नाम से समुदाय है, उसके मन में दुर्भावना भरने के लिए ये संवाद काफी है? मैंने इस तरह से भी विचार किया है। मैं सोशियोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट हो सकता है इन संवादों का, पॉलिटिकली क्या इम्पैक्ट हो सकता है इन संवादों का। आप एक आर्यावर्त बना देते हैं किसी सीरीज में, आर्यावर्त में महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं, जो हिंदू समाज की लड़कियां दूसरे समुदाय के लोगों से विवाह कर लेती हैं, उनका शुद्धिकरण कराने के लिए आप वापस एक सेंटर खोलते हैं। ये सब क्या दिखाता है? तो अगर इम्पैक्ट नहीं होता तो ये शक्तियां सक्रिय नहीं होती। तो जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर यही है कि हाँ, ये 8 इंच के डिवाइस पर चलने वाले वेब सीरीज में का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, क्योंकि सिनेमा से ज्यादा इसको लोग देखते हैं। तो आपको लगता है, कहते हैं ना कि सिनेमा जो हमारे समाज का आईना ही होता है, आखिर ये चीज हो रही होंगी ना, समाज में घट रही होंगी, या इनको गलत रूप से दिखाया जाता है? ऐसा होता नहीं है।
आपने जिन जिन घटनाओं का, वाकयाओं का, इंसिडेंट्स का जिक्र किया, तो ये तो यानी कि हो रहा होगा, कि आपको लगता है कि ये नहीं हो रहा है, ये गलत दिखाया जा रहा है? सिनेमा एक ऐसा आईना है जिसमें तस्वीर को फिल्टर लगा के दिखाया जाता है। वो मामूली आईना नहीं है कि आपने शीशे में जो तस्वीर देखी तो सेम टू सेम आपकी दिखाई देगी या फोटोकॉपी। वो सिनेमा में जीवन होता है, लेकिन वो बिल्कुल जीवन नहीं होता, जीवन जैसा कुछ होता है। तो जीवन और जीवन जैसा वो फर्क है, इसी जैसे में खेल हो जाता है चंदन जी। मतलब आप बहुत बार लिखे में, हमने पढ़ा भी आर्टिकल में, और जो एडिटोरियल्स होते हैं उसमें लिखा है कि आपने ओटीटी के लिए रेगुलेटरी बॉडी की बहुत पहले से, तो उसको लेके इसी को लेके आप कह रहे हैं कि इसकी जरूरत है? मैं तो अब भी इस पक्ष में हूं, क्योंकि भारत सरकार ने बहुत समय दे दिया इन लोगों को, तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को स्वनियमन का, लेकिन स्वनियमन का कुछ हुआ नहीं। अभी मैं कल परसों आपको बता रहा हूं कि मुंबई डायरीज देख रहा था, एक वेब सीरीज आई है जी। अब मुंबई डायरी में सिजेरियन बेबी का एक सीन है, प्रसव के समय कोई सिजेरियन बेबी होता है। क्या वो आवश्यक है कि वो खून बहते हुए, पेट को चीरते हुए, उसको खोल के निकालते हुए, वहां से बच्चे को निकालते हुए इस पूरी प्रक्रिया को दिखाया जाए? मतलब कई बार उस सीरीज को देखते हुए, सीरीज चलता रहता था, उसकी आवाज आती रहती थी, लेकिन मैं अपनी आंख दृश्य से हटा लेता था। इन सब चीजों को देखने के लिए मुझे लगता है कि इनके प्रमाणन के लिए प्री सेंसरशिप के खिलाफ हूं मैं, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए स्टेक होल्डर से बात करके, मुझे लगता है कि जिससे इस माध्यम में यौनिकता, जुगुप्साजनक हिंसा और जो खुलापन और नग्नता दिखाई जाती है जी। भारतीय समाज अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ है कि आप टॉपलेस स्त्रियों को खुलेआम दिखा दें, लेकिन ओटीटी को ये छूट है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कोई ना कोई एक रेगुलेशन होना चाहिए जो इनके कंटेंट को सेंसर ना करे, रेगुलेट करे। मतलब अभी हमारे पास कोई ऐसी संस्था या अभी सेल्फ रेगुलेशन है। सेल्फ रेगुलेशन मतलब त्रिस्तरीय सेल्फ रेगुलेशन है, जिसमें पहले जो प्लेटफॉर्म है उनको ही अगर कोई शिकायत आती है तो उनके स्तर पर निवारण होना चाहिए। उसके बाद एक दूसरा स्तर है, जो वो अगर नहीं कर पाते तो उनको शिकायत मिलती है, और तीसरा है मंत्रालय। तो दूसरे और तीसरे तक बहुत पहुंच ही नहीं पा रहा है, मतलब कुछ हो नहीं रहा है। ये सब हाथी के दांत हैं जो दिखाने वाले हैं, खाने वाले इनमें से किसी के पास नहीं। तो आप ये चाहते हैं कि एक ओटीटी को भी रेगुलेट, मॉडरेट, यानी कि कहते हैं नजर रखने वाला एक संस्था होना चाहिए। एक ऐसी संस्था बने जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स भी हों, और कंटेंट को लेकर भारतीय संस्कृति और समाज को ध्यान में रखते हुए, हमारी साक्षरता को ध्यान में रखते हुए, अब अमेरिका का जो ऑडियंस होगा वो हमारे अंग प्रदेश का ऑडियंस नहीं हो सकता जी। जो बोस्टन में लोग जितने चीजों को देख पाएंगे, या बोस्टन की जो संस्कृति है वो भागलपुर की संस्कृति नहीं हो सकती, न्यूयॉर्क की जो संस्कृति है वो जमालपुर मुंगेर की संस्कृति नहीं हो सकती, या सुल्तानगंज में जो आप देखना चाहते हैं वो आप लंदन में नहीं देखेंगे, समानता नहीं हो सकती उसकी। तो मेरा यही कहना है कि आप भागलपुर, जमालपुर, मुंगेर, सुल्तानगंज, ये जो जगह है जहां कहीं साक्षरता दर अधिक है, कहीं कम है, उनको ध्यान में रखते हुए, और जिन क्षेत्रों का मैं नाम ले रहा हूं मोटे तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं जी, उनका ध्यान रखते हुए कोई एक ऐसी व्यवस्था बने। क्योंकि हमारे समाज में दिक्कत यह है कि हम कोई भी व्यवस्था बनाते हैं तो महानगरों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि दिल्ली, मुंबई का बोलवाला होता है जी। यहाँ के लोगों को गांव का पता नहीं होता क्या होता है। अब हमारे आपके जैसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने अपना बचपन और पूरा मतलब किशोरावस्था और युवावस्था के पहले चरण में गांव में बिताया होगा, तो हमें गांव का अंदाजा है कि गांव में क्या होता है। जिन लोगों को गेहूं का पौधा होता है कि गेहूं का पेड़ होता है यही नहीं पता, अब वो अगर गेहूं के बारे में नीति बनाएंगे तो निश्चित रूप से दोषपूर्ण हो जाएगी। तो आप ठीक है, इस पे तो आप इतने मतलब इतना आपका नाम है, प्रसिद्धि है, ये मुझे मालूम है।
मुंगेर जाता हूँ, कब साल में एक बार तो चला ही जाता हूँ कम से कम। एक बार किसी खास मौके पे या एक तो कोई शादी ब्याह या कुछ ऐसी हो गई कोई बात तो पारिवारिक चले गए। अब चूंकि माँ भी मेरे साथ रहने लगी हैं यहाँ, जी। तो थोड़ा कम हुआ जरूर है जाना, नहीं तो पहले तो साल में 2-3 बार भी हो जाता था जब माँ वहाँ थी और नौकरी में थी। तो माँ जब तक वहाँ रहती थी तब तक तो हम लोग बहुत जाते आते थे, लेकिन जैसे जैसे संसार दिल्ली में सिमटता जा रहा है वो संसार थोड़ा छूटता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है मुंगेर में, जो आप तब का मुंगेर देखे होंगे और अब का जो मुंगेर देखते होंगे, अभी आप जाते होंगे, कुछ बदलाव आपको नजर आता है? बहुत क्राउडेड हो गया, सड़कें बहुत छोटी हो गई हैं। छोटी से मेरा मतलब है सिकुड़ गई, अतिक्रमण बहुत हो गया है। मतलब आप ई रिक्शा बहुत चलने लगा है जमालपुर मुंगेर में। पहले हमारे जमाने में ट्रेकर चला करते थे जमालपुर से मुंगेर, अब ई रिक्शा का जमाना आ गया है जमालपुर मुंगेर में। लोगों के पास गाड़ियां बहुत हो गई हैं। मुझे लगता है समृद्धि की पहली निशानी यही होती है हमारे इलाके में, लोग मोटरसाइकिल लेते हैं या गाड़ी खरीद लेते हैं। तो आपको लगता है बहुत विकास हुआ है? अब विकास की परिभाषा मेरी थोड़ी दूसरी है। लोग समृद्ध हुए हैं ये कह सकता हूँ। विकास तो तब होता ना कि जब मोटरसाइकिल को चलाने के लिए जगह होती। अब अगर आप सदर बाजार फाड़ी से चलिए जमालपुर में, तो जुबली वेल तक आप हॉर्न पे ही हाथ रखे रहिए, तभी आप मोटरसाइकिल चला पाएंगे, अन्यथा नहीं चला पाएंगे। विकास तो हुआ है। अब विकास आप देखिए कि वो जो पुल बना है, जब तक गिरता नहीं है तब तक तो मानते हैं ना उसको कि पुल बन गया है हमारा, है ना। रेलवे चलने लगा भाई, जमालपुर से उधर गंगा पर पुल बन गया, खगड़िया तक आप सीधे ट्रेन से जा सकते हैं। अनंत विजय जी, जिनसे हमने बात की इनके आने वाली पुस्तक ओटीटी का मायाजाल पर। ओटीटी का मायाजाल, जैसा कि मैंने भी आपको पहले बताया और अनंत जी ने भी चर्चा में बताया कि 31 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है, मतलब मार्केट में आने वाली। और अभी ई कॉमर्स साइट जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट और भी जो उन पे इनकी प्री बुकिंग चालू है। तो आप भी इस किताब को पढ़ें। मुझे लगता है कि पहले की पुस्तकें भी इनकी जितनी शानदार थी, वो भी ये भी किताब बहुत अच्छी होगी। और चूंकि हमारे इलाके के हमारे लिए गर्व का विषय है ही, पुस्तक आने देते हैं बाजार में, फिर अनंत जी से बैठेंगे, फिर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनंत जी। बहुत धन्यवाद चंदन आपका।